नमस्ते बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बनी, हनी लोग कितने झूठे हो गए हैं। हनी, क्यों? बनी, लोग कहते थे कि मेड इन चाइना चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं हैं, परंतु ये कोरोना वायरस इतना कैसे टिक गया, यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। बच्चों, आज हम इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन पाठ पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हमें निम्नलिखित जानकारी मिलेगी। वियतनाम पर फ्रांसीसियों का शासन तथा राष्ट्रवादी आंदोलन द्वारा मिली स्वतंत्रता, वियतनाम का विभाजन, अमेरिका से युद्ध, पुनः एकीकृत गणराज्य की स्थापना। इसके अतिरिक्त हम पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर भी जानेंगे। इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। इस अध्याय में आपको इंडो चाइना प्रायद्वीप के एक महत्वपूर्ण देश वियतनाम के बारे में जानने का मौका मिलेगा। वियतनाम को औपचारिक रूप से 1945 में यानी भारत से भी पहले आज़ादी मिल गई थी, लेकिन वियतनाम गणराज्य की स्थापना के लिए वहाँ के लोगों को 30 साल और संघर्ष करना पड़ा। वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय यूरोप की तरह नहीं हुआ, बल्कि वियतनामी राष्ट्रवाद औपनिवेशिक परिस्थितियों में विकसित हुआ था। वियतनाम के विभिन्न समुदायों को मिलाकर आधुनिक वियतनामी राष्ट्र की स्थापना में आंशिक रूप से उपनिवेशवाद का योगदान रहा, किंतु वास्तव में इस राष्ट्र का रूप स्वरूप औपनिवेशिक वर्चस्व के खिलाफ चले संघर्षों से ही तय हुआ था। यदि आप इंडो चाइना के ऐतिहासिक अनुभवों को भारत के अनुभवों से मिलाकर देखें तो पाएंगे कि इन दोनों समाजों में औपनिवेशिक साम्राज्यों का आचरण और तौर तरीके अलग अलग थे। दोनों जगह उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन भी अलग अलग तरीके से ही आगे बढ़े। इन भिन्नताओं और समानताओं को देखते हुए आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि दुनिया के भिन्न भागों में राष्ट्रवाद कैसे कैसे विकसित हुआ है और उसने समकालीन विश्व की रंगत सूरत तय करने में कितनी अहम भूमिका अदा की है। चीन के साए से आज़ादी। इंडो चाइना 3 देशों से मिलकर बना है। ये 3 देश हैं वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। शुरुआत में इस इलाके में बहुत सारे समाज रहते थे और पूरे इलाके पर शक्तिशाली चीनी साम्राज्य का वर्चस्व था, जिसे आज उत्तरी और मध्य वियतनाम कहा जाता है। वहाँ के शासकों ने स्वतंत्र होने के पश्चात भी न केवल चीनी शासन व्यवस्था को बल्कि चीनी संस्कृति को भी अपनाए रखा। वियतनाम उस रास्ते से भी जुड़ा रहा है जिसे समुद्री सिल्क रूट कहा जाता है। इस रास्ते से वस्तुओं, लोगों और विचारों की खूब आवाजाही चलती थी। व्यापार के अन्य रास्तों के माध्यम से वियतनाम उन दूरवर्ती इलाकों से भी जुड़ा रहता था जहां गैर वियतनामी समुदाय जैसे खमेर और कंबोडियाई समुदाय रहते थे। औपनिवेशिक वर्चस्व और उसका प्रतिरोध। वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद वियतनामियों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जीवन के हर मोर्चे पर जनता का औपनिवेशिक शासकों के साथ टकराव होने लगा। फ्रांसीसियों का नियंत्रण सबसे ज़्यादा तो सैनिक और आर्थिक मामलों में ही दिखाई देता था, लेकिन वियतनामी संस्कृति को तहस नहस करने के लिए भी उन्होंने सुनियोजित प्रयास किए। फ्रांसीसियों और उनके वर्चस्व का एहसास कराने वाली हर चीज़ के खिलाफ वियतनामी समाज के हर तबके ने जमकर संघर्ष किया और यहीं से वियतनाम में राष्ट्रवाद के बीज पड़े। फ्रांसीसी सेना ने पहली बार 1858 में वियतनाम की धरती पर डेरा डाला। 80 के दशक के मध्य तक आते आते उन्होंने देश के उत्तरी इलाके पर मजबूती से कब्जा जमा लिया। फ्रांस चीन युद्ध के बाद उन्होंने टोकिन और अनाम पर भी कब्जा कर लिया। 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया। बाद के दशकों में एक और फ्रांसीसी शासक वियतनाम पर अपना कब्जा जमाते गए और दूसरी तरफ वियतनामियों को ये बात समझ में आने लगी कि फ्रांसीसियों के हाथों वे क्या क्या गंवा चुके हैं। इसी सोच विचार और जद्दोजहद से वियतनाम में राष्ट्रवादी प्रतिरोध विकसित हुआ। मशहूर नेत्रहीन शायर नगोयेन दिन चियू 1822 से 88 ने अपने देश की दुर्दशा पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, चिर अंधकार में जीने को तैयार हूँ, गद्दारों का मुंह देखना मुझे मंजूर नहीं। मुझे कोई आदम जात ना दिखे, कोई बात नहीं, किसी इंसान की पीड़ा मुझे मंजूर नहीं। मैं कुछ ना देखूं, कोई बात नहीं, वतन को छिन्न भिन्न होते नहीं देख सकता।
फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की ज़रूरत क्यों थी? एक ज़माने में प्राकृतिक संसाधन हासिल करने और ज़रूरी साजो सामान जुटाने के लिए उपनिवेश बनाना ज़रूरी माना जाता था। इसके अलावा दूसरे पश्चिमी राष्ट्रों की तरह फ्रांसीसियों को भी लगता था कि दुनिया के पिछड़े समाजों तक सभ्यता की रोशनी पहुंचाना विकसित यूरोपीय राष्ट्रों का दायित्व है। फ्रांसीसियों ने वियतनाम के मेकोंग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए सबसे पहले वहां नहरें बनाई और जल निकासी का प्रबंध शुरू किया। सिंचाई की विशाल व्यवस्था बनाई गई। बहुत सारी नई नहरें और भूमिगत जलधाराएं बनाई गईं। ज़्यादातर लोगों को ज़बरदस्ती काम पर लगाकर निर्मित की गई इस व्यवस्था से चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। वियतनाम दूसरे देशों को चावल का निर्यात करने लगा। 1873 में चावल की खेती केवल 2,74,000 हेक्टेयर इलाके में होती थी। 27 साल बाद यानी सन 1900 में यह क्षेत्रफल 11 लाख हेक्टेयर और 1930 में बढ़कर 22 लाख हेक्टेयर हो गया था। अब तक वियतनाम का 2/3 चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने लगा था। 1931 तक वियतनाम दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका था। इसी दौरान व्यापारिक वस्तुओं के आवागमन, फौजी टुकड़ों की आवाजाही और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कायम करने के लिए संरचनागत परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया गया। पूरे इंडो चाइना से गुजरने वाला एक विशाल रेल नेटवर्क बनाया गया। इसके माध्यम से वियतनाम के उत्तरी व दक्षिणी भाग चीन से जुड़ गए। ये रेल नेटवर्क चीन में स्थित यनान प्रांत तक जाता था। यह नेटवर्क 1910 में बनकर पूरा हुआ। उसी समय एक और लाइन बिछाई गई जिसके जरिए कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह के रास्ते होते हुए वियतनाम को सियाम देश, उस समय थाईलैंड का यही नाम हुआ करता था, से जोड़ा गया। 1920 दशक आते आते फ्रांसीसी व्यवसायी अपने कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए वियतनाम सरकार पर इस बात के लिए और दबाव डालने लगे कि संरचनागत परियोजनाओं को और भी तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। क्या उपनिवेशों का विकास करना ज़रूरी है? इस बारे में कोई संदेह नहीं कि स्वामी राष्ट्रों के हितों को पूरा करने के लिए ही उपनिवेश बनाए जाते थे। सवाल यह है कि स्वामी राष्ट्रों के हितों को साधने का तरीका क्या हो। प्रभावशाली लेखक और नीति निर्माता पॉल बर्नार्ड जैसे लोगों का मानना था कि उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था का विकास करना ज़रूरी है। उनका कहना था कि उपनिवेश मुनाफा कमाने के लिए ही बनाए जाते हैं, इसलिए अगर गुलाम देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा तो वे ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, जिससे बाजार फैलेगा और फ्रांसीसी व्यवसायों को फ़ायदा होगा। बर्नार्ड ने वियतनाम की आर्थिक प्रगति को बाधित करने वाली कई बातें गिनवाई हैं, जैसे देश की आबादी ज़्यादा थी, खेती का उत्पादन स्तर कम था और किसान भारी कर्ज में डूबे हुए थे। ग्रामीण गरीबी कम करने और खेतीहर उत्पादन बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी था कि वियतनाम में भी उसी तरह के भूमि सुधार किए जाएं जिस तरह के सुधार जापान में 1990 के दशक में किए गए थे। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए गारंटी नहीं दी जा सकती थी कि सबको रोज़गार भी मिल जाएगा। जैसा कि जापान के अनुभवों से स्पष्ट हो चुका था, नए रोज़गार पैदा करने के लिए अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण करना ज़रूरी था। वियतनाम की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से चावल की खेती और रबड़ के बागानों पर आश्रित थी। इन पर फ्रांस और वियतनाम के मुट्ठी भर धनी तबके का स्वामित्व था। इस क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही रेल और बंदरगाह की सुविधाएं विकसित की जा रही थी। रबड़ के बागानों में वियतनामी मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के तहत काम करवाया जाता था। बर्नार्ड की राय के विपरीत फ्रांसीसियों ने वियतनाम की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए। ग्रामीण इलाकों में जमींदारों का बोलबाला था और जीवन स्तर गिरता जा रहा था। औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद सिर्फ आर्थिक शोषण पर केंद्रित नहीं था, इसके पीछे सभ्य बनाने का विचार भी काम कर रहा था। जिस तरह भारत में अंग्रेज दावा करते थे, उसी तरह फ्रांसीसियों का दावा था कि वे वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित करा रहे हैं। उनका विश्वास था कि यूरोप में सबसे विकसित सभ्यता कायम हो चुकी है, इसीलिए वे मानते थे कि उपनिवेशों में आधुनिक विचारों का प्रसार करना यूरोपियों का दायित्व है और इस दायित्व की पूर्ति करने के लिए अगर उन्हें स्थानीय संस्कृतियों, धर्मों व परंपराओं को भी नष्ट करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे भी यूरोपीय शासक इन संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं को पुराना व बेकार मानते थे। उन्हें लगता था कि ये चीज़ें आधुनिक विकास को रोकती हैं। देशी जनता को सभ्य बनाने के लिए शिक्षा को काफ़ी अहम माना जाता था, लेकिन वियतनाम में शिक्षा का प्रसार करने से पहले फ्रांसीसियों को एक और दुविधा हल करनी थी।
दुविधा इस बात को लेकर थी कि वियतनामियों को किस हद तक या कितनी शिक्षा दी जाए। फ्रांसीसियों को शिक्षित कामगारों की ज़रूरत तो थी, लेकिन गुलामों को पढ़ाने लिखाने से समस्याएं भी पैदा हो सकती थीं। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वियतनाम के लोग औपनिवेशिक शासन पर सवाल भी उठा सकते थे। इतना ही नहीं, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों, जिन्हें कोलोन कहा जाता था, को तो ये भी भय था कि स्थानीय लोगों में शिक्षा के प्रसार से कहीं उनके काम धंधे और नौकरियां भी हाथ से ना जाती रहें। इन लोगों में कोई शिक्षक, कोई दुकानदार तो कोई पुलिस वाला था। इसीलिए ये लोग वियतनामियों को पूरी फ्रांसीसी शिक्षा देने का विरोध करते थे। आधुनिक सोच शिक्षा की भाषा। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांसीसियों को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। वियतनाम का धनी और अभिजात्य वर्ग चीनी संस्कृति से गहरे तौर पर प्रभावित था। फ्रांसीसियों की सत्ता को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए इस प्रभाव को समाप्त करना जरूरी था। फलस्वरूप पहले उन्होंने परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से तहस नहस किया और फिर वियतनामियों के लिए फ्रांसीसी किस्म के स्कूल खोल दिए। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। अब तक समाज के खाते पीते तबके के लोग चीनी भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिसे हटाना जरूरी था। लेकिन उसकी जगह लेने वाली भाषा कौन सी हो? चीनी भाषा को हटाकर लोगों को वियतनामी भाषा पढ़ाई जाए या उन्हें फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाए? इस सवाल पर लोगों के बीच दो मत थे। कुछ नीति निर्माता मानते थे कि फ्रांसीसी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। उन्हें लगता था कि फ्रांसीसी भाषा सीखने से वियतनाम के लोग फ्रांस की संस्कृति और सभ्यता से परिचित हो जाएंगे। इस प्रकार यूरोपीय फ्रांस के साथ मजबूती से बंधे एक एशियाई फ्रांस की रचना करने में मदद मिलेगी। वियतनाम के शिक्षा प्राप्त लोग फ्रांसीसी भावनाओं व आदर्शों का सम्मान करने लगेंगे, फ्रांसीसी संस्कृति की श्रेष्ठता के कायल हो जाएंगे और फ्रांसीसियों के लिए लगन से काम करने लगेंगे। बहुत सारे लोग इस बात के खिलाफ थे कि पढ़ाई के लिए केवल फ्रांसीसी भाषा को ही माध्यम बनाया जाए। उनका विचार था कि अगर छोटी कक्षाओं में वियतनामी और बड़ी कक्षाओं में फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वे तो यहाँ तक चाहते थे कि जो थोड़े से लोग फ्रांसीसी सीख लेंगे और फ्रांस की संस्कृति को अपना लेंगे, उन्हें फ्रांस की नागरिकता भी प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन स्कूलों में दाखिला लेने की ताकत तो वियतनाम के धनी वर्ग के पास ही थी। ये देश की आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा था। जो स्कूल में दाखिला ले पाते थे, उनमें से भी बहुत थोड़े से विद्यार्थी ही ऐसे थे जो सफलतापूर्वक स्कूल की पढ़ाई पूरी कर पाते थे। दरअसल बहुत सारे बच्चों को तो आखिरी साल की परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था ताकि वे अच्छी नौकरियों के लिए योग्यता प्राप्त ना कर सकें। आमतौर पर 2/3 विद्यार्थियों को इसी तरह फेल कर दिया जाता था। 1925 में 1.7 करोड़ की आबादी में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वालों की संख्या 400 से भी कम थी। स्कूली किताबों में फ्रांसीसियों का गुणगान किया जाता था और औपनिवेशिक शासन को सही ठहराया जाता था। वियतनामियों को आदिम और पिछड़ा दर्शाया जाता था, जो शारीरिक श्रम तो कर सकते हैं लेकिन बौद्धिक कामों के लायक नहीं हैं। वे खेतों में काम तो कर सकते हैं लेकिन अपना शासन खुद नहीं चला सकते। वे माहिर नकलची तो हैं पर उनमें रचनाशीलता नहीं है। स्कूली बच्चों को पढ़ाया जाता था कि वियतनाम में केवल फ्रांसीसी ही शांति कायम कर सकते हैं। जब से वियतनाम में फ्रांसीसी शासन की स्थापना हुई है, वियतनामी किसान डाकुओं के भय से आज़ाद हो गए हैं। चारों तरफ अमन चैन है और किसान दिल लगाकर काम कर सकते हैं। आधुनिक दिखने की चाह। पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए 1907 में टोकन फ्री स्कूल खोला गया। इस शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएं भी शामिल थीं, जो शाम को लगती थीं और उनके लिए अलग से फीस ली जाती थी। इस स्कूल की नज़र में आधुनिक के क्या मायने थे, इससे उस समय की सोच को अच्छी तरह समझा जा सकता है। स्कूल की राय में सिर्फ विज्ञान और पश्चिमी विचारों की शिक्षा प्राप्त कर लेना ही काफ़ी नहीं था। आधुनिक बनने के लिए वियतनामियों को पश्चिम के लोगों जैसा ही दिखना भी पड़ेगा। इसीलिए ये स्कूल अपने छात्रों को पश्चिमी शैलियों को अपनाने के लिए उकसाता था। मसलन बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। वियतनामियों के लिए ये अपनी पहचान को पूरी तरह बदल डालने वाली बात थी। वे तो पारंपरिक रूप से लंबे ही बाल रखते थे। इस अमूल परिवर्तन का महत्व स्पष्ट करने वाला एक बाल कटाई श्लोक तक गढ़ लिया गया था। बाएं हाथ में कंघा थामो, दाएं हाथ में कैंची, कचकच कपच कपच खबरदार ख्याल रखो, वाहियात आदतें छोड़ दो बच्चों, जैसा क्यों करते हो, मुंह खोलकर बोलो बेधड़क, पश्चिमी तौर तरीके सीखो। स्कूलों में विरोध के स्वर।
शिक्षकों और विद्यार्थियों ने इन पुस्तकों और पाठ्यक्रमों का आंख मूंद कर अनुसरण नहीं किया। वहीं इनका खुलकर विरोध हुआ तो कई लोगों ने खामोशी से प्रतिरोध दर्ज कराया। जैसे जैसे छोटी कक्षाओं में वियतनामी शिक्षकों की संख्या बढ़ती गई, इस बात पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता गया कि उन कक्षाओं में क्या पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे वियतनामी शिक्षक किताबों में लिखी बातों को चुपचाप बदलकर पढ़ाने लगते थे और जो उनमें छपा होता था उसमें मीन मेख निकालने लगते थे। 1926 में साइगॉन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। विवाद तब शुरू हुआ जब एक कक्षा में अगली सीट पर बैठी वियतनामी लड़की को उठकर पिछली कतार में जाकर बैठने के लिए कह दिया गया, क्योंकि अगली सीट पर एक स्थानीय फ्रांसीसी लड़की को बैठना था। वियतनामी लड़की ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। स्कूल का प्रिंसिपल एक कॉलोन यानी उपनिवेशों में रहने वाले फ्रांसीसी था। उसने लड़की को स्कूल से निकाल दिया। जब दूसरे विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल के फैसले का विरोध किया तो उन्हें भी स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद तो ये विवाद और फैल गया। लोग खुलेआम जुलूस निकालने लगे। हालात बेकाबू होने लगे तो सरकार ने आदेश दिया कि लड़की को दोबारा स्कूल में वापस ले लिया जाए। प्रिंसिपल ने लड़की को वापस दाखिला तो दे दिया, लेकिन साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि मैं सारे वियतनामियों को पांव तले कुचल कर रख दूंगा। वाह, तुम लोग मुझे वापस भिजवाना चाहते हो? अच्छी तरह गांठ बांध लो। जब तक एक भी वियतनामी कोचिन चाइना में बसने की जुर्रत करता रहेगा तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। दूसरे इलाकों में भी छात्र छात्राओं ने सरकार की इस चाल का जमकर विरोध किया कि वियतनामी बच्चों को सफ़ेद पोस्ट नौकरियों के लायक योग्यता ना मिले। ये विद्यार्थी देशभक्ति की भावनाओं से प्रेरित थे। उनको विश्वास था कि शिक्षितों को समाज के भले के लिए काम करना चाहिए। उनकी इसी सोच के कारण न केवल फ्रांसीसियों के साथ बल्कि स्थानीय अभिजात्य वर्ग के साथ भी उनका टकराव बढ़ने लगा, क्योंकि दोनों को ही लगता था कि इस तरह तो उनकी हैसियत और सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। 1920 के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे थे। उन्होंने यंग अन्नान जैसी पार्टियों को बनाकर अन्नानी स्टूडेंट्स, अन्नान के विद्यार्थी जैसी पत्रिकाएं निकालना शुरू किया। पाठशालाएं राजनीतिक सांस्कृतिक संघर्ष के अखाड़ों में तब्दील होने लगी। शिक्षा पर नियंत्रण के माध्यम से फ्रांसीसी वियतनाम पर अपना कब्जा और मजबूत करने की फिराक में थे। वे जनता की मूल्य मान्यताओं, तौर तरीकों और रवैयों को बदलने का प्रयास करने लगे ताकि लोग फ्रांसीसी सभ्यता को श्रेष्ठ और वियतनामियों को कमतर मानने लगे। दूसरी तरफ वियतनामी बुद्धिजीवियों को लगता था कि फ्रांसीसियों के शासन में वियतनाम न केवल अपने भूभाग पर अपना नियंत्रण खोता जा रहा है बल्कि अपनी पहचान भी गंवा रहा है। उसकी संस्कृति और मूल्यों का अपमान किया जा रहा था और लोगों में राजा प्रजा वाला भाव पैदा हो रहा था। फ्रांसीसी औपनिवेशिक शिक्षा के खिलाफ चल रहा संघर्ष उपनिवेशवाद के विरोध और स्वतंत्रता के हक में चलने वाले व्यापक संघर्ष का हिस्सा बन गया था। साफ सफाई, बीमारी और रोजमर्रा प्रतिरोध। उपनिवेशवाद के खिलाफ ऐसे राजनीतिक संघर्ष सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं चल रहे थे। बहुत सारे दूसरे संस्थानों में भी गुलाम जनता नाना प्रकार से अपने गुस्से का अभिव्यक्त कर रही थी। हनोई पर प्लेग का हमला। आइए स्वास्थ्य और साफ सफाई का ही उदाहरण लें। जब फ्रांसीसियों ने एक आधुनिक वियतनाम की स्थापना का काम शुरू किया तो उन्होंने फैसला लिया कि वे हनोई का भी पुनर्निर्माण करेंगे। एक नए आधुनिक शहर का निर्माण करने के लिए वास्तुकला के क्षेत्र में सामने आ रहे नवीनतम विचारों और आधुनिक इंजीनियरिंग निपुणता का इस्तेमाल किया गया। 1903 में हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी फैल गई। बहुत सारे औपनिवेशिक देशों में इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जो कदम उठाए गए उनके कारण भारी सामाजिक तनाव पैदा हुए, परंतु हनोई के हालात तो कुछ खास ही थे। हनोई के फ्रांसीसी आबादी वाले हिस्से को एक खूबसूरत और साफ सुथरे शहर के रूप में बनाया गया था। वहाँ चौड़ी सड़कें थी और निकासी का बढ़िया इंतजाम था। देशी बस्ती में ऐसी कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। पुराने शहर का सारा कचरा और गंदा पानी सीधे नदी में बहा दिया जाता था। भारी बरसात या बाढ़ के समय तो सारी गंदगी सड़कों पर ही तैरने लगती थी। असल में प्लेग की शुरुआत ही उन चीज़ों से हुई थी जिनको शहर के फ्रांसीसी भाग में स्वच्छ परिवेश बनाए रखने के लिए लगाया गया था। शहर के आधुनिक भाग में लगे विशाल सीवर आधुनिकता के प्रतीक थे। यही सीवर चूहों के पनपने के लिए भी आदर्श साबित हुए। चूहों की निर्बाध आवाजाही के लिए भी ये उचित हुआ करते थे। इनमें जलते हुए चूहे पूरे शहर में बेखटके घूमते थे और इन्हीं पाइपों के रास्ते चूहे फ्रांसीसियों के चाक चौबंद घरों में घुसने लगे। अब क्या किया जाए?
चूहों की पकड़ धकड़। इस घुसपैठ को रोकने के लिए 1902 में चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई। इस काम के लिए वियतनामियों को काम पर रखा गया और उन्हें हर चूहे के बदले इनाम दिया जाने लगा। हजारों की संख्या में चूहे पकड़े जाने लगे। उदाहरण के लिए 30 मई को 20,000 चूहे पकड़े गए। इसके बावजूद चूहे खत्म होने का नाम ही न लेते थे। वियतनामियों को चूहों के शिकार की इस मुहिम के जरिए सामूहिक सौदेबाजी का महत्व समझ में आने लगा था। जो लोग सीवरों की गंदगी में घुसकर काम करते थे, उन्होंने पाया कि अगर वे एकजुट हो जाएं तो बेहतर मेहनताने के लिए सौदेबाजी कर सकते हैं। उन्होंने स्थिति से फायदा उठाने के एक से एक नायाब तरीके भी ढूंढ निकाले। मजदूरों को पैसा तब मिलता था जब वे ये साबित कर देते थे कि उन्होंने चूहे को पकड़कर मार डाला है। सबूत के तौर पर उन्हें चूहे की पूंछ लाकर दिखानी पड़ती थी। इस प्रावधान का फायदा उठाते हुए मजदूर ज्यादा पैसा कमाने के लिए चूहे को पकड़कर उसकी पूंछ तो काट लेते थे, पर चूहे को जिंदा छोड़ देते थे ताकि वे कभी खत्म ना हो और उनको पकड़ने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। कुछ लोग ना तो पैसे कमाने के लिए बाकायदा चूहे पालना शुरू कर चुके थे। निर्बलों के इस प्रतिरोध और असहयोग से तंग आकर आखिरकार फ्रांसीसियों ने चूहे के बदले पैसे देने की योजना ही बंद कर दी। लिहाजा ब्यूबोनिक प्लेग खत्म नहीं हुआ। न केवल 1903 में बल्कि अगले कुछ सालों तक ये बीमारी पूरे इलाके में फैल गई। चूहों के आतंक की ये कहानी कई मायनों में फ्रांसीसी सत्ता की सीमा और सभ्यता प्रसार के उनके मिशन में निहित अंतर विरोधों को सामने ला देती है। चूहे पकड़ने वालों की हरकतों से हमें पता चलता है कि वियतनाम के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में उपनिवेशवाद का किस किस तरह से विरोध कर रहे थे। धर्म और उपनिवेशवाद विरोध। औपनिवेशिक वर्चस्व निजी और सार्वजनिक जीवन के तमाम पहलुओं पर नियंत्रण के रूप में सामने आता था। फ्रांसीसियों ने न केवल सैनिक ताकत के सहारे वियतनाम पर कब्जा कर लिया था, बल्कि वे वहां के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी पूरी तरह बदल देना चाहते थे। हालांकि धर्म ने औपनिवेशिक शासन को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका अदा की, लेकिन दूसरी ओर उसने प्रतिरोध के नए नए रास्ते भी खोल दिए। आइए देखें किस प्रकार ऐसा हुआ। वियतनामियों के धार्मिक विश्वास बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियसवाद और स्थानीय रीति रिवाजों पर आधारित थे। फ्रांसीसी मिशनरी वियतनाम में ईसाई धर्म के बीज बोने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें वियतनामियों के धार्मिक जीवन में इस तरह का घालमेल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि पराभौतिक शक्तियों को पूजने की वियतनामियों की आदत को सुधारा जाना चाहिए। 18वीं सदी से ही बहुत सारे धार्मिक आंदोलन पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव और उपस्थिति के खिलाफ जागृति फैलाने का प्रयास कर रहे थे। 1868 का स्कॉलर्स रिवोल्ट, विद्वानों का विद्रोह, फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ शुरुआती आंदोलनों में से एक था। इस आंदोलन की बागडोर शाही दरबार के अफसरों के हाथों में थी। ये अफसर कैथोलिक धर्म और फ्रांसीसी सत्ता के प्रसार से नाराज थे। उन्होंने नू अन और हा दियन प्रांतों में बगावतों का नेतृत्व किया और 1000 से ज्यादा ईसाइयों का कत्ल कर डाला। कैथोलिक मिशनरी 17वीं सदी की शुरुआत से ही स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ने में लगे हुए थे और 18वीं सदी के अंत तक आते आते उन्होंने लगभग 3 लाख लोगों को ईसाई बना लिया था। फ्रांसीसियों ने 1868 के आंदोलन को तो कुचल डाला, लेकिन इस बगावत ने फ्रांसीसियों के खिलाफ अन्य देशभक्तों में उत्साह का संचार जरूर कर दिया। वियतनाम के अभिजात्य चीनी भाषा और कन्फ्यूशियसवाद की शिक्षा लेते थे, लेकिन किसानों के धार्मिक विश्वास बहुत सारी समन्वयवादी परंपराओं से जन्मे थे, जिनमें बौद्ध धर्म और स्थानीय मूल्य मान्यताओं दोनों का सम्मिश्रण था। वियतनाम में बहुत सारे पंथ ऐसे लोगों के जरिए फैले थे जिनका दावा था कि उन्होंने ईश्वर की आभा देखी है। इनमें से कुछ धार्मिक आंदोलन फ्रांसीसियों का समर्थन करते थे, जबकि कुछ औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध चलने वाले आंदोलनों के पक्षधर थे। हुआ हाओ ऐसा ही एक आंदोलन था। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। हरे भरे मेकोंग डेल्टा इलाके में इसे भारी लोकप्रियता मिली। यह आंदोलन 19वीं सदी के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों में उपजे विचारों से प्रेरित था। हुआ हाओ आंदोलन के संस्थापक का नाम था ह्युइन फ्यू सो। वह जादू टोना और गरीबों की मदद किया करते थे। व्यर्थ खर्चे के खिलाफ उनके उपदेशों का लोगों में काफी असर था। वह बालिका वधुओं की खरीद फरोख्त, शराब व अफीम के प्रखर विरोधी थे। फ्रांसीसियों ने ह्युइन फ्यू सो के विचारों पर आधारित आंदोलन को कुचलने का कई तरह से प्रयास किया। उन्होंने फ्यू सो को पागल घोषित कर दिया। फ्रांसीसी उन्हें पागल बूंजे कहकर बुलाते थे। सरकार ने उन्हें पागल खाने में डाल दिया था। मजे की बात यह थी कि जिस डॉक्टर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह फ्यू सो को पागल घोषित करेगा, वही कुछ समय में उनका अनुयायी बन गया। आखिरकार 1941 में फ्रांसीसी डॉक्टरों ने भी मान लिया कि वह पागल नहीं है। इसके बाद फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें वियतनाम से निष्कासित
करके लाओस भेज दिया। उनके बहुत सारे समर्थकों और अनुयायियों को यातना शिविर, कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। इस तरह के आंदोलनों का राष्ट्रवाद की मुख्य धारा के साथ अंतर्विरोधी संबंध रहता था। राजनीतिक दल ऐसे आंदोलनों से जुड़े जन समर्थन का फायदा उठाने की तो कोशिश करते थे, लेकिन उनकी गतिविधियों से बेचैन भी रहते थे। राजनीतिक दलों को ऐसे समूहों पर नियंत्रण और अपने अनुशासन कायम करने में काफ़ी परेशानी महसूस होती थी। ना ही वे उनके रीति रिवाजों और व्यवहारों का समर्थन कर पाते थे। इसके बावजूद साम्राज्यवादी भावनाओं को झकझोरने में ऐसा आंदोलनों का योगदान कम करके नहीं आंका जा सकता। आधुनिकीकरण की संकल्पना। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का विभिन्न स्तरों पर और नाना प्रकार से विरोध हो रहा था, लेकिन सभी राष्ट्रवादियों के सामने सवाल एक जैसे थे। मसलन, आधुनिक होने का क्या मतलब होता है? राष्ट्रवादी किसे कहते हैं? क्या आधुनिक बनने के लिए परंपराओं को पिछड़ेपन की निशानी मानना और सभी पुराने विचारों व सामाजिक आचारों को खारिज करना जरूरी है? क्या पश्चिम को ही विकास व सभ्यता का प्रतीक मानना और उसकी नकल करना जरूरी है? ऐसे सवालों के जवाब कई तरह के थे। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना था कि पश्चिम के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए वियतनामी परंपराओं को मजबूत करना जरूरी है, जबकि कई बुद्धिजीवियों का विचार था कि विदेशी वर्चस्व का विरोध करते हुए भी वियतनाम को पश्चिम से बहुत कुछ सीखना होगा। इन मतभेदों के कारण कई गंभीर बहसें खड़ी हुई, जिन्हें आसानी से हल नहीं किया जा सकता था। 19वीं सदी के आखिर में फ्रांसीसियों के विरोध का नेतृत्व प्रायः कन्फ्यूशियन विद्वानों कार्यकर्ताओं के हाथों में होता था, जिन्हें अपनी दुनिया बिखरती दिखाई दे रही थी। कन्फ्यूशियन परंपरा में शिक्षित फॉन बाई चाक 1867 से 1940 ऐसे ही एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी थे। 1903 में उन्होंने रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान होई नामक पार्टी का गठन किया और तभी से वह उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के एक अहम नेता बन गए थे। राजकुमार कुआंग दे इस पार्टी के मुखिया थे। फान बुई चाओ ने 1905 में चीनी सुधारक लियोंग किचोई 1873 से 1929 से योकोहामा में भेंट की। फान की सबसे प्रभावशाली पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लियांग की सलाह और प्रभाव में ही लिखी गई थी। वियतनाम और चीन में ये किताब खूब बिकी और उस पर एक नाटक भी लिखा गया। ये किताब एक दूसरे से जुड़े दो विचारों पर केंद्रित है, एक देश की संप्रभुता का नाश और दूसरा दोनों देशों के अभिजात्य वर्ग को एक संस्कृति में बांधने वाले वियतनाम चीन संबंधों का टूटना। फान अपनी पुस्तक में इसी दोहरे नाश का विलाप करते हैं। उनके शोक का अंदाज वैसा ही था जैसे परंपरागत अभिजातीय तबके से निकले सुधारकों को दिखाई देता था। अन्य राष्ट्रवादी फान बाई चाओ के विचारों से गहरे तौर पर असहमत थे। फान चू चिन 1871 से 1926 ऐसे नेताओं में प्रमुख थे। वे राजशाही राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि फ्रांसीसियों को देश से निकालने के लिए शाही दरबार या राजा की सहायता ली जाए। वह एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रभावित चिन्ह पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह खारिज करने के खिलाफ थे। उन्हें मुक्ति के फ्रांसीसी क्रांतिकारी आदर्श तो पसंद थे, लेकिन उनका आरोप था कि खुद फ्रांसीसी ही उन आदर्शों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग थी कि फ्रांसीसी शासक वियतनाम से वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करें और कृषि व उद्योग का विकास करें। आधुनिक बनने के अन्य तरीके। जापान और चीन। प्रारंभिक वियतनामी राष्ट्रवादियों के जापान और चीन के साथ काफी घनिष्ठ संबंध थे। जापान और चीन न केवल बदलाव का प्रतीक थे, बल्कि फ्रांसीसी पुलिस से बच निकलने वालों के लिए शरण स्थली भी थे। इन देशों में एशियाई क्रांतिकारियों के नेटवर्क बने हुए थे। 20वीं सदी के पहले दशक में पूरब की ओर चलो आंदोलन काफी तेज था। 1907 से 8 में लगभग 300 वियतनामी विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान गए थे। उनमें से बहुतों का सबसे बड़ा लक्ष्य यही था कि फ्रांसीसियों को वियतनाम से निकाल बाहर किया जाए, कठपुतली सम्राट को गद्दी से हटा दिया जाए और फ्रांसीसियों द्वारा अपमानित करके गद्दी से हटा दिए गए नगोयेन राजवंश को दोबारा गद्दी पर बिठाया जाए।
इन राष्ट्रवादियों को विदेशी हथियार और मदद लेने से कोई परहेज नहीं था। इसके लिए इन्होंने एशियाई होने के नाते जापानियों से मदद मांगी। जापान आधुनिकीकरण के रास्ते पर काफ़ी आगे बढ़ चुका था। जापानियों ने पश्चिम द्वारा गुलाम बनाए जाने की कोशिशों का भी सफलतापूर्वक विरोध किया था। 1907 में रूस पर विजय प्राप्त करके जापान अपनी सैनिक ताकत का भी लोहा मनवा चुका था। वियतनामी विद्यार्थियों ने टोक्यो में भी रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना कर ली थी, लेकिन 1908 में जापानी गृह मंत्रालय ने ऐसी गतिविधियों का दमन शुरू कर दिया। फान बुई चाओ सहित बहुत सारे लोगों को जापान से निकाला जाने लगा और उन्हें मजबूरन चीन व थाईलैंड में शरण लेनी पड़ी। चीन के घटनाक्रम ने भी वियतनामी राष्ट्रवादियों के हौसले बढ़ा दिए थे। सुन यात सेन के नेतृत्व में चले आंदोलन के जरिए जनता ने लंबे समय से चीन पर शासन करते आ रहे राजवंश को 1911 में गद्दी छोड़ने पर विवश कर दिया और वहां गणराज्य की स्थापना की गई। इन घटनाओं से प्रेरणा लेते हुए वियतनामी विद्यार्थियों ने भी वियतनाम मुक्त एसोसिएशन वियतनाम कुवान फुक होई की स्थापना कर डाली। अब फ्रांस विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप बदल चुका था। अब इस संघर्ष का उद्देश्य ये नहीं था कि संवैधानिक राजशाही की स्थापना कैसे की जाए। अब स्वतंत्रता संग्रामी एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का सपना देखने लगे थे। लेकिन जल्दी ही वियतनाम का साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन एक नए प्रकार के नेतृत्व की देखरेख में आगे बढ़ने लगा। कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद। 1930 के दशक में आई महामंदी ने वियतनाम पर भी गहरा असर डाला। रबड़ और चावल के दाम गिर गए और कर्जा बढ़ने लगा। चारों तरफ बेरोजगारी और ग्रामीण विद्रोहों का बोलबाला था। नए अन और हा तिन प्रांतों में भी ऐसे ही आंदोलन हुए। ये सबसे गरीब प्रांत थे जहां रेडिकल आंदोलनों की एक लंबी परंपरा चली आ रही थी, जिसके कारण उन्हें वियतनाम की लपलपाती चिंगारी कहा जाता था। जब भी बड़ा संकट आता था तो सबसे पहले वही असंतोष की ज्वाला भड़कती थी। फ्रांसीसियों ने इन बगावतों को सख्ती से कुचल डाला। यहाँ तक कि जुलूसों पर हवाई जहाज़ों से भी बमबारी की गई। फरवरी 1930 में हो ची मिन्ह ने राष्ट्रवादियों के अलग थलग समूहों और गुटों को एकजुट करके वियतनामी कम्युनिस्ट वियतनाम कॉन्ग सान देंग पार्टी की स्थापना की, जिसे बाद में इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। हो ची मिन्ह यूरोपीय कम्युनिस्ट पार्टियों के उग्र आंदोलनों से काफ़ी प्रभावित थे। 1940 में जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया। जापान पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर कब्जा करना चाहता था। ऐसे में अब राष्ट्रवादियों को फ्रांसीसियों के साथ साथ जापानियों से भी लोहा लेना था। बाद में वियत मिन्ह के नाम से जानी गई लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, वियतनाम स्वतंत्रता लीग ने जापानी कब्जे का मुंहतोड़ जवाब दिया और सितंबर 1945 में हनोई को आज़ाद करा लिया। इसके बाद वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई और हो ची मिन्ह को उसका अध्यक्ष चुना गया। वियतनाम गणराज्य। नए गणराज्य के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। फ्रांसीसी शासक सम्राट बाओ दाई को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हुए देश पर कब्जा जमाए रखने की कोशिश कर रहे थे। फ्रांसीसी हमले को देखते हुए वियत मिन्ह के सदस्यों को पहाड़ी इलाकों में शरण लेनी पड़ी। 8 साल तक चली लड़ाई में आखिरकार फ्रांसीसियों को दिएन बिएन फू के मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ी। फ्रांसीसी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर जनरल हेनरी नवारे ने 1953 में ऐलान किया था कि उनकी सेना जल्दी ही विजयी होगी, लेकिन 7 मई 1954 को वियत मिन्ह ने फ्रांसीसी एक्सपीडिशनरी कोर के बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया और 16,000 से ज़्यादा को कैद कर लिया। एक जनरल, 16 कर्नलों और 1,749 अफसरों सहित पूरे कमांडिंग दस्ते को पकड़ लिया गया। फ्रांसीसियों की पराजय के बाद जिनेवा में चली शांति वार्ताओं में वियतनामियों को देश विभाजन का प्रस्ताव मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम 2 अलग अलग देश बन गए। उत्तरी भाग में हो ची मिन्ह और कम्युनिस्टों की सत्ता स्थापित हुई, जबकि दक्षिणी वियतनाम में बाओ डाई की सत्ता बनी रही। इस बंटवारे से पूरा वियतनाम युद्ध के मोर्चे में तब्दील होकर रह गया। देश के अपने ही लोगों और पर्यावरण की तबाही होने लगी। कुछ समय बाद दक्षिणी वियतनाम ने न्गो दिन दिएम के नेतृत्व में हुए तख्ता पलट में बाओ दाई को गद्दी से हटा दिया गया। इसके बाद दिएम की अगुवाई में एक और दमनकारी व निरंकुश शासन की स्थापना हुई। उसका विरोध करने वालों को कम्युनिस्ट कहकर जेल में डाल दिया जाता था या मार दिया जाता था। दिएम ने अध्यादेश 10 को भी नहीं हटाया, जिसमें ईसाई धर्म को तो मान्यता दी गई थी, लेकिन बौद्ध धर्म को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था।
उसके तानाशाही शासन के खिलाफ नेशनल लिबरेशन फ्रंट (NLF) के नाम से एक व्यापक मोर्चा बनाया गया। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह के नेतृत्व वाली सरकार की सहायता से NLF ने देश के एकीकरण के लिए आवाज उठाई। अमेरिका इस गठबंधन की बढ़ती ताकत और उसके प्रस्तावों से भयभीत था, कहीं पूरे वियतनाम पर कम्युनिस्टों का कब्जा ना हो जाए। इस भय से अमेरिका ने अपनी फौजें और गोला बारूद वियतनाम में तैनात करना शुरू कर दिया। युद्ध में अमेरिका का प्रवेश। अमेरिका के भी युद्ध में कूद पड़ने से वियतनाम में एक नया दौर शुरू हुआ, जो वियतनामियों के साथ साथ अमेरिकियों के लिए भी बहुत महंगा साबित हुआ। 1965 से 1972 के बीच अमेरिका के 34,03,100 सैनिकों ने वियतनाम में काम किया, जिनमें से 7,484 महिलाएं थीं। हालांकि अमेरिका के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक साधन और बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध थीं, फिर भी उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए। लगभग 47,244 सैनिक मारे गए और 3,03,704 घायल हुए। घायलों में से 23,014 को भूतपूर्व सैनिक प्रशासन ने स्थायी रूप से अपंग घोषित कर दिया। अमेरिका के साथ संघर्ष का ये दौर काफी यातनापूर्ण और निर्मम रहा। इस युद्ध में बड़े बड़े हथियारों और टैंकों से लैस हजारों अमेरिकी सैनिक वियतनाम में झोंक दिए गए थे। उनके पास B-52 बम वर्षक विमान भी मौजूद थे, जिन्हें उस समय दुनिया का सबसे खतरनाक युद्धक विमान माना जाता था। चौतरफा हमलों और रासायनिक हथियारों के बेतहाशा इस्तेमाल से असंख्य गांव नष्ट हो गए और विशाल जंगल तहस नहस कर दिए गए। अमेरिकी फौजों ने नापाम, एजेंट ऑरेंज और फॉस्फोरस बम जैसे घातक रासायनिक हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया। इन हमलों में असंख्य साधारण नागरिक मारे गए। युद्ध का असर अमेरिका में भी साफ महसूस किया जा सकता था। वहाँ के बहुत सारे लोग इस बात के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे कि उसने देश की फौजों को एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया है जिसे किसी भी हालत में जीता नहीं जा सकता। जब युवाओं को भी सेना में भर्ती किया जाने लगा तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। पर विश्वविद्यालय स्नातकों को अनिवार्य सैनिक सेवा से मुक्त रखा गया था। इसका अर्थ है कि जिन्हें मोर्चे पर भेजा जा रहा था, उनमें से बहुत सारे नौजवान समाज के अभिजात्य वर्ग के नहीं थे, इसलिए सरकार को उनसे कोई हमदर्दी नहीं थी। मोर्चे पर भेजे जाने वालों में ज्यादातर अल्पसंख्यक और गरीब मेहनतकशों के बच्चे थे। इस युद्ध के प्रति समर्थन और विरोध के स्वरों को बुलंद करने में अमेरिकी मीडिया और फिल्मों ने भी एक अहम भूमिका अदा की थी। हॉलीवुड में युद्ध के समर्थन में कई फिल्में बनी। 1968 में जॉन वेन की फिल्म ग्रीन बेरेट्स इसी प्रकार की फिल्म थी। बहुत सारे लोगों ने इस बात को रेखांकित किया है कि ये एक तर्कहीन प्रोपेगेंडा यानी प्रचार केंद्रित फिल्म थी, जिसने बहुत सारे युवाओं को युद्ध में अपनी जान गंवाने के लिए उकसाया। कई फिल्में इस युद्ध के बारे में सरकार की नीति का विरोध करती नजर आती थी। उनमें इस युद्ध के कारणों की तफ्तीश करने का प्रयास किया जाता था। अमेरिका में इस युद्ध से कितना भ्रम पैदा हुआ था, इस बात को जॉन फॉर्ड कपोला की फिल्म एपोकलिप्स नाउ 1979 से अच्छी तरह समझा जा सकता है। यह युद्ध इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि अमेरिकी नीति निर्माता इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर हो ची मिन्ह की सरकार अपनी योजनाओं में कामयाब हो गई तो आसपास के दूसरे देशों में भी कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित हो जाएंगी। पर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि राष्ट्रवाद की शक्ति और ऊर्जा से लैस लोग किस हद तक जा सकते हैं, अपने घर बार को त्याग कर कैसी भयानक परिस्थितियों में रह सकते हैं और अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। वे दुनिया के सबसे विकसित और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित देश का मुकाबला करने के लिए तैयार एक छोटे से देश की ताकत को बहुत कम करके आंक रहे थे। हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग। हो ची मिन्ह मार्ग को देखने पर इस बात को अच्छी तरह समझा जा सकता है कि वियतनामियों ने अमेरिका के विरुद्ध किस तरह लोहा लिया। इससे ये भी पता चलता है कि वियतनाम के लोग अपने सीमित संसाधनों का भी कितनी सूझबूझ से इस्तेमाल करना जानते थे। फुटपाथों और सड़कों के इस विशाल नेटवर्क के जरिए देश के उत्तर से दक्षिण की ओर सैनिक व रसद भेजी जाती थी। 50 के दशक के आखिर में इस मार्ग को काफी बेहतर बना दिया गया था और 1967 के बाद हर महीने लगभग 20,000 उत्तरी वियतनामी सैनिक इसी रास्ते से होते हुए दक्षिणी वियतनाम पहुंचने लगे थे।
इस मार्ग पर जगह जगह छोटे छोटे सैनिक अड्डे और अस्पताल बने थे। कुछ इलाकों में माल ढुलाई के लिए ट्रकों का इस्तेमाल भी किया जाता था, लेकिन ज्यादातर ये काम कुली करते थे, जिनमें ज्यादातर औरतें होती थी। इस तरह के कुली औरत मर्द लगभग 25 किलो सामान पीठ पर या लगभग 70 किलो सामान साइकिलों पर लेकर जाते थे। इस मार्ग का ज्यादातर हिस्सा वियतनाम के बाहर लाओस और कंबोडिया में पड़ता था और उसके कई सिरे दक्षिणी वियतनाम में पहुंच जाते थे। अमेरिकी टुकड़ियों ने वियतनामी सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति को बंद करने के लिए इस मार्ग पर कई बार बम बरसाए, पर बेहिसाब बमबारी के बावजूद वे इस सप्लाई लाइन को ध्वस्त नहीं कर पाए। अमेरिकी इस मार्ग को इसलिए नहीं तोड़ पाए क्योंकि वहां के लोग हर हमले के बाद उसकी फौरन मरम्मत कर देते थे। राष्ट्र और उसके नायक। सामाजिक आंदोलनों को देखने का एक पैमाना ये होता है कि उससे समाज के विभिन्न तबकों पर क्या असर पड़ता है। आइए देखें कि वियतनाम के साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में औरतों की क्या भूमिका रही और इससे राष्ट्रवादी विचारधारा के बारे में हमें क्या पता चलता है। विद्रोही औरतें। पारंपरिक रूप से चीन के मुकाबले वियतनाम में औरतों को ज्यादा बराबरी वाला दर्जा मिलता था, खास तौर से निचले तबके में। फिर भी औरतों की स्थिति पुरुषों के मुकाबले कमजोर तो थी ही। वे अपने भविष्य के बारे में अहम फैसले नहीं ले सकती थी, ना ही सार्वजनिक जीवन में उनका कोई खास दखल होता था। जैसे जैसे वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ने लगा, समाज में महिलाओं की हैसियत व स्थिति पर भी सवाल उठने लगे और स्त्रीत्व की एक नई छवि सामने आने लगी। साहित्यकार और राजनीतिक विचारक विद्रोहों में हिस्सा लेने वाली महिलाओं को आदर्श के रूप में पेश करने लगे। 1930 में नाथ लिन द्वारा लिखे गए एक प्रसिद्ध उपन्यास से वियतनाम में काफी विवाद पैदा हो गया। इस उपन्यास की नायिका एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से इनकार कर देती है जिसके साथ जबरन उसका विवाह कर दिया गया था। उसे छोड़कर अपनी पसंद के किसी और व्यक्ति से विवाह कर लेती है। ये व्यक्ति राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय है। ये सोच सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं के विरुद्ध एक बगावत थी। ये इस बात का संकेत था कि वियतनामी समाज में औरत अब एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है। गुजरे जमाने के नायक। पुराने जमाने की विद्रोही औरतों का भी महिमा मंडन किया जाने लगा। 1913 में राष्ट्रवादी नेता फान बुई चाउ ने 39 से 43 ईस्वी में चीनी कब्जे के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वाली ट्रंग बहनों के जीवन पर एक नाटक लिखा। इस नाटक में उन्होंने दिखाया कि इन बहनों ने वियतनामी राष्ट्र को चीनियों से मुक्त कराने के लिए देशभक्ति के भाव से कैसे कैसे कारनामे किए थे। उनकी बगावत की असली वजह क्या थी, इस बारे में बहुत सारे विचारकों की राय भिन्न रही है, लेकिन फान के नाटक के बाद उनको आदर्श के रूप में पेश किया जाने लगा और उनका गुणगान किया जाने लगा। वियतनामियों की अपराजेय इच्छा शक्ति और गहन देशभक्ति के प्रतीक के रूप में पेंटिंग्स, नाटकों और उपन्यासों में उनका महिमा मंडन होने लगा। बताया जाता है कि ट्रंग बहनों ने 30,000 सैनिकों की फौज जुटा ली थी। उन्होंने चीनियों का 2 साल तक मुकाबला किया और अंत में जब उन्हें अपनी पराजय निश्चित दिखाई देने लगी तो शत्रु के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय उन्होंने खुदकुशी कर ली। अतीत की अन्य विद्रोहियों भी व्यापक राष्ट्रवादी आख्यान का हिस्सा बनी। इनमें त्रियु अयु सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित रही हैं। 3री सदी में पैदा होने वाली त्रियु बचपन में ही यतीम हो गई थी। माँ बाप के मरने के बाद वह अपने भाई के साथ रहने लगी। बड़ी होने पर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगलों में चली गई। वहां रहकर उन्होंने एक विशाल सेना का गठन किया और चीनियों के वर्चस्व को चुनौती दी। इस संघर्ष के अंत में जब उनकी सेना हार गई तो उन्होंने पानी में डूबकर अपनी जान दे दी थी। वियतनामियों के लिए वह देश के मान की रक्षा करते हुए जान देने वाली शहीद ही नहीं बल्कि एक देवी बन गई थी। लोगों को साहसपूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए राष्ट्रवादियों ने उनकी छवि का खूब प्रचार किया। योद्धा औरतें। 1960 के दशक के पत्र पत्रिकाओं में दुश्मन से लोहा लेती योद्धा औरतों की तस्वीरें बड़ी संख्या में छपने लगी। इन तस्वीरों में स्थानीय प्रहरी दस्ते की औरतों को हवाई जहाज़ों को मार गिराते हुए दर्शाया जाता था। उनको युवा, बहादुर और समर्पित योद्धाओं के रूप में चित्रित किया जाता था। इस बारे में कहानियां छपने लगीं कि सेना में शामिल होने और राइफल उठाने का मौका मिलने से वे कितना खुश महसूस करती हैं। कुछ कहानियों में बताया जाता था कि किस
अप्रतिम वीरता का परिचय देते हुए किसी महिला सैनिक ने अकेले ही शत्रुओं को मार गिराया। नगुयेन थी शुआन नामक महिला के बारे में बताया जाता था कि उसके पास केवल 20 गोलियां थीं, लेकिन इन्हीं के सहारे उसने एक जेट विमान को मार गिराया था। औरतों को सिर्फ योद्धा के रूप में ही नहीं बल्कि कामगारों के रूप में भी पेश किया जा रहा था। बहुत सारी तस्वीरों में औरतों को एक हाथ में राइफल और दूसरे हाथ में हथौड़ा लिए दिखाया जाता था। चाहे बूढ़ी हो या जवान, औरतों को निस्वार्थ भाव से देश रक्षा के लिए समर्पित नागरिकों के रूप में पेश किया जाने लगा था। जब 60 के दशक में बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाने लगे तो औरतों से भी ज्यादा तादाद में सेना में भर्ती होने का आह्वान किया गया। बहुत सारी औरतों ने इस आह्वान को गंभीरता से लिया और वे प्रतिरोध आंदोलन में शामिल हो गईं। वे घायलों की मरहम पट्टी करने, भूमिगत कमरे व सुरंगें बनाने और दुश्मन से मोर्चा लेने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी थी। हो ची मिन्ह मार्ग पर देश के युवा वॉलंटियरों ने 2195 किलोमीटर लंबी महत्वपूर्ण सड़कों पर लगातार पहरा दिया और 2500 ठिकानों की हिफाजत की। उन्होंने 6 हवाई पट्टियां बनाई, 10,000 बमों को बर्बाद किया, हजारों किलोग्राम माल ढोया, हथियार व गोला बारूद की सप्लाई जारी रखी और 15 जहाजों को मार गिराया। 1965 से 1975 के बीच इस मार्ग पर काम करने वाले युवाओं में से 70-80% लड़कियां थीं। एक सैनिक इतिहासकार का कहना है कि वियतनाम की सेना, मिलिशिया, नागरिक सेना, स्थानीय दस्तों और पेशेवर टोलियों में 15 लाख औरतें काम करती थी। शांति के समय औरतें 70 के दशक तक आते आते शांति प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। युद्ध समाप्त होने के आसार दिखाई देने लगे थे। इसके बाद औरतों को योद्धाओं के रूप में पेश करने का चलन खत्म होने लगा। अब औरतों को मजदूरों के रूप में ही ज्यादा पेश किया जाने लगा। उन्हें सैनिकों के रूप में नहीं बल्कि कृषि कोऑपरेटिवों, कारखानों और उत्पादन इकाइयों में काम करते हुए दर्शाया जाने लगा। युद्ध की समाप्ति। युद्ध के लंबा खिंचने से अमेरिका में भी लोग सरकार के खिलाफ बोलने लगे थे। ये साफ दिखाई दे रहा था कि अमेरिका अपने लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहा है। अमेरिका ने तो वियतनामियों के प्रतिरोध को कुचलने की भी असमर्थता दिखाई और न ही अमेरिकी कार्रवाई के लिए वियतनामी जनता का समर्थन प्राप्त किया। इस दौरान हजारों नौजवान अमेरिकी सिपाही अपनी जान गंवा चुके थे और असंख्य वियतनामी नागरिक मारे जा चुके थे। इस युद्ध को पहला टेलीविजन युद्ध कहा जाता है। युद्ध के दृश्य हर रोज समाचार कार्यक्रमों में टेलीविजन के पर्दे पर प्रसारित किए जाते थे। अमेरिकी कुकृत्यों को देखकर बहुत सारे लोगों का अमेरिका से मोहभंग हो चुका था। मैरी मैकार्थी जैसे लेखक या जेन फोंडा जैसे कलाकारों ने तो उत्तरी वियतनाम का दौरा भी किया और अपने देश की रक्षा के लिए वियतनामियों द्वारा दिए गए बलिदानों की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजनीतिक सिद्धांतकार नोम चॉम्स्की ने इस युद्ध को शांति के लिए, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारी खतरा बताया। सरकारी नीति के खिलाफ व्यापक प्रतिक्रियाओं ने युद्ध खत्म करने के प्रयासों को और बल प्रदान किया। जनवरी 1974 में पेरिस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से अमेरिका के साथ चला आ रहा टकराव तो खत्म हो गया, लेकिन साइगोन शासन और एनएलएफ के बीच टकराव जारी रहा। आखिरकार 30 अप्रैल 1975 को एनएलएफ ने राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया और वियतनाम के दोनों हिस्सों को मिलाकर एक राष्ट्र की स्थापना कर दी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हैं जवाब।
तो बच्चों, ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ कि आप सबको खूब आनंद आया होगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त हुई। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।